ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कर लो, मैं समझाता हूँ किस तरह से करना है। सर हो गया। ठीक है। अभी देखो इसमें जो हमारा बैक्टीरिया है वो अभी इनिशियल हमारा 1 लाख है बैक्टीरिया। नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हर 2 घंटे में 10% बढ़ जाएगा। और आपको ये पता लगाना है कितने घंटे लगेंगे उसको 2 लाख पहुंचने में। जबकि जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट के। ठीक है, मैं पेज टर्न कर लूंगा, आप ही नोट कर लो। हम देखो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया था वो बैंक वाला पैसा जो हमने क्वेश्चन किया था। हम लेट कर लेते हैं किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर लेट द बैक्टीरिया बी पी। हमने मान लिया जो बैक्टीरिया का नंबर है किसी भी टाइम टी पर वो पी है। तो अब देखो पी में जो चेंज आ रहा है, टी के रिस्पेक्ट में मैंने लिखा डीपी बाई डी टी। ये जो चेंज है रेट ऑफ चेंज ये प्रोपोर्शनल है। ये जो अल्फा का सिंबल होता है ना ये प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल है, पढ़ के बताना किसके प्रोपोर्शनल है। नंबर प्रेजेंट। नंबर प्रेजेंट, और नंबर टी टाइम पे कितना प्रेजेंट है अभी, पी। पी। तो डीपी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू पी। प्रोपोर्शन का मतलब होता है जिस रेट से ये पी बढ़ेगा उसी रेट से ये डीपी बाई डी भी चेंज होगा। मतलब दोनों ये प्रोपोर्शनल है। जैसे मैं कहता हूँ सपोज करो मेरी जो पी की वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल है मान लेते हैं, या प्राइस जो है वो आपका प्रोपोर्शनल है सपोज करो डिमांड के। तो डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा, इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो पी इज इक्वल्स टू के इंटू डी। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा डीपी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू पी, तो जब मैं इस प्रोपोर्शन को हटा के यहाँ पे इक्वल लूंगा तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लेट्स से के। ये इस तरह से। अच्छा, अब ये बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जरा वेरिएबल सेपरेट करके बताओ कैसे कैसे कहाँ लिखूं, मतलब डीपी डीपी के। अपॉन पी इज इक्वल टू डी टी के। राइट, मैंने डीपी के नीचे पी लिखा और आपके कहे अकॉर्डिंग मैंने के साथ डीटी लिख लिया। के कांस्टेंट है, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। मुझे डीपी बाई पी की वैल्यू बोल दो इंटीग्रल में। लॉग पी। राइट, ये लॉग पी हो गया ना, 1/p का इंटीग्रेशन आपका लॉग पी होता है। इसमें बस इतना इंटीग्रेशन आता है देखो, बस इधर लॉग पी हो गया। उधर एक काम करो, के को बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, 1 बचेगा अंदर, 1 का इंटीग्रेशन टी कर लिया एंड प्लस सी। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई और उसको सॉल्व भी कर दिया। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे टी को 0 रख लूं तो आप मुझे बता सकते हो बैक्टीरिया पी कितना होगा फिर टाइम 0 पर। लॉग पी। हाँ, उसमें पी की वैल्यू पुट कर दो ना। देखो इनिशियल कितना बैक्टीरिया था कल्चर में, 1 लाख बैक्टीरिया था ना वन इनिशियली, लाख। है ना। तो इसका मतलब अगर टी 0 हो जाएगा तो पी आपका ये 1 लाख हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा लॉग 1 लाख। इधर मेरा टी 0 पुट करके ये सी निकल आया। सी को मैं वापस जाके अपने सॉल्यूशन में पुट कर दूंगा। देखो लॉग पी इज इक्वल्स टू के टी प्लस लॉग 1 लाख। लॉग 1 लाख की वैल्यू पुट मत कर देना, मालूम नहीं है हमें क्योंकि बेस ही है। ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं टी को 2 घंटे ले लूं तो आप मुझे पी बता सकते हो 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा। मान लो स्टार्टिंग से चल रहे हैं और अभी 1 लाख है और 2 घंटे बीत चुके हैं, तो कितना कितना बैक्टीरिया होगा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ, आप तब बता दो। ये लो, नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। मैंने इसलिए 2 घंटे बोला। नहीं मालूम, 10% बढ़ा दो ना। नहीं आया सही में, दस यस परसेंट सर। तो कितना हो जाएगा 1 लाख का एक दस। 10%। 1/10 है ना। तो यहाँ पे जो आपका जो टी के बाद 2 लिया मैंने, तो वहां पे आपके जो लॉग में पी की वैल्यू होगी, सॉरी लॉग नहीं, जो पी की वैल्यू होगी वो 1,10,000 हो जाएगी। राइट, वापिस इस इक्वेशन में आ जाओ। अब इसमें पी के प्लेस पर पुट करो लॉग 1,10,000 और यहाँ टी को पुट करो 2 जरा। मैं पेज टर्न करूंगा, पहला पुट कर लो। कर लिया पुट। यस सर। सबने कर लिया पुट भी, बताओ मेरे को जल्दी से। सॉरी भाई, वापस एक्सप्लेन कर दो, मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, मैं आपको ना क्वेश्चन बताया हूँ। देखो मैंने एक ना एक्चुअली एक क्वेश्चन दे दिया, हम टॉपिक शुरू कर रहे थे वैसे नया। ये डिके और ग्रोथ के क्वेश्चंस होते हैं भाई, ग्रोथ हो रही है डिके हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन ये था कल्चर है, उसमें बैक्टीरिया का काउंट अभी 1 लाख है। कल्चर मतलब कोई भी स्टफ मान लो, जैसे दही मान लो, दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं। तो मान लो वहां पे भी बैक्टीरिया काउंट हुआ है तो 1 लाख है, और नंबर इंक्रीज कर रहा है, वो हर 2 घंटे में 10% बढ़ रहा है। कितने घंटे लगेंगे उसको 2 लाख पहुंचने में। जबकि रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो प्रोपोर्शनल दिया हुआ है टू द नंबर प्रेजेंट। जितना भी बैक्टीरिया है जब वो रेट उसका बढ़ेगा तो वो नंबर प्रेजेंट के प्रोपोर्शनल के रेट से बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने टाइम टी पर बैक्टीरिया मान ला पी यूनिट होगा,
फिर इसमें बैक्टीरिया के रेट में चेंज आ रहा है, तो डीपी बाई डी टी ये चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, प्रोपोर्शनल टू किसके, इसी नंबर पी के प्रोपोर्शनल होगा। फिर हमने प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल टू के ले लिया और फिर वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करते ही हमारी ये पहली कंडीशन होती है जो हम हमेशा यूज करते हैं, टाइम को 0 लेते हैं और पी को पुट करते हैं इनिशियल वैल्यू, तो हमने पुट कर दिया पी को 1,00,000 और टी को 0, तो हमारे यहाँ से सी निकल आया, सी को वापस जाके सॉल्यूशन में पुट कर दिया। अब दूसरी कंडीशन यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 घंटे में वो 10% बढ़ जाएगा, तो हमने टी को 2 ले लिया और पी को ले लिया 1,10,000। तो मैं अब देखो नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा और अब मेरा जो इक्वेशन होगी वो ऐसे बन जाएगी, लॉग 1,10,000 इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई 2 एंड प्लस लॉग 1,00,000। ये लॉग 1,00,000 अगर इधर आके माइनस हो जाए तो बता सकते हो क्या आ जाएगा इधर? अगर ये लॉग 1,00,000 ये वाले लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस होंगे तो 2 लॉग माइनस में आ जाएंगे, क्या होगा? 1/10/1। राइट, 1,10,000 वैल्यू 1,00,000 से डिवाइड हो जाएगी, लॉग की प्रॉपर्टी ऐसा कहती है, और उधर रह जाएगा 2k। अब ये आपकी 4 0 यहाँ 4 0 कैंसिल हो गई, तो k की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई हाफ लॉग 1.1। अब इस k की वैल्यू को फिर अपने सॉल्यूशन में जाओ देखो सॉल्यूशन यही चल रहा है आपका, ये लॉग p वाला, यहाँ पे फिर आ जाओ, तो log p इज इक्वल्स टू के टी, के मेरा ये आ चुका है, और प्लस log 1,00,000। तो आपने क्या किया मालूम, आपने 2 कंडीशन यूज की, एक बार t को 0 यूज किया, उससे देखो आपको c मिल गया, जब आपने t को 0 यूज किया ये आपने c निकाला वहां से, ठीक है, c को वापस अपने सॉल्यूशन में यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपने दूसरी कंडीशन यूज करी, टाइम 2 पर आपका बैक्टीरिया 1,10,000, उसके बाद आपने क्या निकाला, उसके बाद आपने देखो k निकाला, ये जो नेक्स्ट पेज पे निकाला हमने, अब k और c दोनों आ गए, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है, सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अब वो आपसे डिमांड कर रहा है 2,00,000 बैक्टीरिया बताओ कितने समय में होगा, यहाँ पे मैं टी लिखना भूल गया, टी लिख लेना, ये तो k की वैल्यू है ना। अब बताओ p को कितना पुट करना है, p कितना चाहिए आपको? 2 lakhs. 2,00,000, तो log 2,00,000, 2 3 4 5, इधर हाथ की हाथ माइनस करके ले लो, log 1,00,000, 3 4 5, उधर रह जाएगा 1/2 इंटू लॉग 1.1 इंटू टी। जरा log 2,00,000 को log 1,00,000 से डिवाइड करके बता देना, log 2। log Log 2, 2. ये वाला 2 ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 के साथ, उसके डिवाइड में रख देना log 1.1, इनमें से हमें किसी की वैल्यू नहीं पता इसलिए आंसर को ऐसे ही छोड़ देना। इतने आवर्स में उस कल्चर में बैक्टीरिया दुगना हो जाएगा, 1,00,000 का 2,00,000 हो जाएगा इतने आवर्स में। अगर वो वैल्यू देगा तो हम पुट कर लेंगे लॉग वगैरह की, वरना ऐसी छोड़। सर इसको ऐसे ले सकते हैं 2 log 2/1। नहीं 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 नहीं, देखो उसको पता कब लिखते हैं ऐसे हम, जब ऐसे होता है ये log 2/1.1 होता, तो हम इसको लिख लेते हैं फिर log 2 माइनस log 1.1, लेकिन ये तो 2 log डिवाइड में है, ऊपर एक log 2 है और नीचे एक log 1.1 है, 2 log डिवाइड में है तो कुछ नहीं होता, एक log वैल्यू डिवाइड में हो तो लिख सकते हैं ऐसे। ये फर्क हो गया ना देखो इन दोनों बातों में। यस सर, ऊपर वाला log mn है और नीचे वाला log m/log n। यस, वो नीचे 2 log अलग हो गया ना ये log, तो ये ऊपर जाके वैल्यू माइनस नहीं कर पाएंगे इसमें, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे आंसर पे। हो गया सर। अब देखो बहुत अनएक्सपेक्टेड सा है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कर लिया है, एग्जाम में आएगा ठीक है, वरना आपके आगे जरूर कहीं ना कहीं काम आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर मैथमेटिक्स फील्ड में कहीं जाओगे तो इसका यूज जरूर करोगे, उस टाइम दिक्कत पेश नहीं आएगी। चलो जी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो गया हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इंटीग्रल्स कंप्लीट हो गया, और क्या और हम इसमें अब शुरू कर लेते, एलपीपी हो गया यस हमारा। तो मैं आपको ना एक छोटा सा टॉपिक करवा देता हूँ आज, बड़ा सिंपल सा है, एन्युटी का हम पार्ट करेंगे, एन्युटी वाला पूरा पार्ट निपटाएंगे हम, जिसमें आपकी डेफर्ड एन्युटी आएगी है ना, और परपेचुइटी आएगी। तो मैं पहले आपको करवा देता हूँ सिंकिंग फंड। तो फाइनेंशियल मैथ शुरू हुआ है। यस, हम ये शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, सबसे बड़ा यूनिट है ये, लेकिन सबसे आसान भी है। अब आपको टाइम नहीं लगेगा देखो सिलेबस कंप्लीट करने में, अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन टाइम लेता है बस थोड़ा सा जरा। So integration के क्वेश्चंस में डाउट हो रही है सर। मैं संडे क्लास रखूंगा, बिल्कुल आप संडे को खुल के डाउट पूछना। पता नहीं इस बार क्या हुआ, आप कह रहे हो हम लोगों ने ज्वाइन कर ली थी, इधर मैं ज्वाइन करके बैठा हुआ था, 15 मिनट तक बैठा रहा मैं।
मैंने कहा कोई आएगा नहीं आएगा पता नहीं, फिर मैं मैसेज टाइप भी करने लगा, मैंने कहा छोड़ो बच्चे ने बिजी ना इधर उधर, लेकिन कोई बात नहीं, ये संडे रखेंगे क्लास। देखो मैं आपको बताता हूँ सिंकिंग फंड क्या होता है। लोग कहते हैं सिंकिंग डूबता हुआ फंड है तो डूब जाएगा एक दिन। सिंकिंग फंड वो नहीं है। सिंकिंग फंड का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो एक सेकंड मेरे को टाइम दो कि मैं जरा वो बीकॉम वाली बुक ले, एक सेकंड का टाइम दो बस। अच्छा मैं आपको ना सिंकिंग फंड एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इसमें बुक लेके आया ना। देखो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ प्रैक्टिकल। हमारे पास एक मशीन है, ठीक है। इस मशीन की जो कॉस्टिंग है ये आप मान लो 50,000 रुपीज है। और मशीन जब चलती है तो वियर टियर होता है, मशीन एक दिन जाकर कभी ना कभी खराब हो जाती है। और अब आप मान लो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इस मशीन को रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, 10 साल बाद, 10 साल तक तो ये काम करेगी। इट विल बी रिप्लेस्ड। ठीक है जी, हमने कहा अब उस टाइम इसकी जो स्क्रैप वैल्यू होगी, कोई पुरानी मशीन है, जैसे पुरानी बैटरी होती है घर में इन्वर्टर वाली, या कोई भी चीज पुरानी होती है, जब आप उस मशीन को बेचते हो तो उसका कुछ आपको स्क्रैप की वैल्यू मिलती है। अब वो कह रहे हैं ये जो स्क्रैप में जब मशीन जाएगी तो उस वक्त ये आपको स्क्रैप में मान लो 5,000 की बिक जाएगी आपकी 10 साल बाद। अब आपको अब ये मान के चलना पड़ेगा आपको कि 10 साल बाद भी मशीन की कॉस्ट 50,000 है, ठीक है, अदरवाइज वो दी हुई आएगी। तो हम मान के चल रहे हैं भी 10 साल बाद हमें मशीन 50,000 की पड़ने वाली है। आप मुझे बताओ 10 साल बाद आपको कितना पैसा चाहिए मशीन खरीदने के लिए? 50,000 उसकी, 5,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू है। 45,000. करेक्ट। आपको 45,000 रुपीज की जरूरत है 10 साल बाद, क्योंकि आपको मालूम है कि हमें को मशीन खरीदनी है 50,000 की, लेकिन हमारी स्क्रैप वैल्यू 5,000 मिल जाएगी। 45,000 आपको अपने अकाउंट में चाहिए होगा। अब कंपनी क्या करती है, उनको मालूम चल जाता है भाई इतना पैसा चाहिए, तो कंपनी एक फंड क्रिएट करती है। उस फंड में किसी एक रेगुलर इंटर ऑफ टाइम के एंड में कुछ अमाउंट हर महीने या हर साल या हर क्वार्टर में जमा किया जाता है, सो दैट जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा लेट से 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कहेंगे हम हर क्वार्टर के एंड में कितना अमाउंट इस अकाउंट में डालें सो दैट हमें 10 साल बाद जो पैसा मिले वो एग्जैक्ट 45,000 मिल जाए। ज्यादा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, वरना 45,000 तो पूरा ही चाहिए। तो अब क्या हुआ, हमने एक फंड बना लिया जिसमें हम इस अमाउंट को एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये सिंपल एक एनुटी का केस हो जाता है। और एनुटी भी कौन सी होती है? ये ऑर्डिनरी एनुटी। मैं आपको खुल के बताऊंगा एनुटीज के बारे में। तो सिंपल सी बात, आपको एनुटी का अमाउंट यूज करना आना चाहिए। पता नहीं आपका अमाउंट ऐसे यूज करते हो भाई, किसी को पता है आप, मतलब क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स हैं अलग अलग बुक में। मैं ऐसे अमाउंट शो करता हूँ, आर मेरी इंस्टॉलमेंट होती है, जितने इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आई होता है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होती है, -1 डिवाइडेड बाय आई। इसको अगर आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, जैसे मैं बीकॉम से पढ़ा हूँ आपको, तो ये जो पूरा वैल्यू है 1 + i⁻n-1/i, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। देखो ये सिंबल्स होते हैं इस तरह से, आर इज द इंस्टॉलमेंट, और ये जो वैल्यू है पूरी, ये स्मॉल एस रिप्रेजेंट होती है। ऐसे साइन बनता है ये वाला, ऐसे उल्टा, मतलब 7, ये 7 शेप में। यहाँ पे एन होता है और इसके बाहर आई होता है। तो यहाँ पे जो नंबर होता है एन, वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को, और आई रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है सिंबल आपको ना पढ़ाए जाए, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये सिंबल भी यूज कर सकते हो आप।
ये बेसिकली ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है? और यहाँ पे आर क्या है? आर आपकी, मैं लिखवा रहा हूँ सारी चीजें अभी। ऑर्डिनरी एन्युटी में जो आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है, इंस्टॉलमेंट इज पेड at the end of each period, end of each period। जैसे आप LIC लेते हो, LIC का हम मान लो कि पॉलिसी परचेज करते हैं, तो जब हम पॉलिसी जिस दिन परचेज करते हैं ना, उसी दिन आपको अपना पहला इन्वेस्टमेंट का अमाउंट या आपकी जो EMI वो देनी पड़ती है। मान लो आपने LIC की पॉलिसी ली, हर महीने की आपको एजेंट बोलता है भाई आप हर महीने इतने पैसे दें, आपकी पॉलिसी चलेगी इतनी 1 लाख की। तो आपको जिस दिन पॉलिसी आप लेते हो उस दिन आपको इंस्टॉलमेंट अपनी पहली देनी पड़ती है। तो वो एक ड्यू एन्युटी का केस होता है। ऑर्डिनरी एन्युटी में आप 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद अपनी पहली इंस्टॉलमेंट देते हो। अब मैं आपको यहाँ मतलब बताता हूँ सारे सिंबल्स के। एस तो वो अमाउंट है जो आपको एक्यूमुलेट करना है। कैपिटल आर इसमें अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट है, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। एन जो इसमें यूज हो रहा है, स्मॉल एन, ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं, कितनी टोटल देनी है आपको। और आई इसमें, आई फॉर इंटरेस्ट होता है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सिंकिंग फंड में ऑर्डिनरी एन्युटी का अमाउंट में ऑर्डिनरी डिस्कस इसमें नहीं कर रहा क्योंकि 11th क्लास में थी ये। बस आप अभी फिलहाल इतना याद रखना, जितना भी अमाउंट आपको एक्यूमुलेट करना है तो वो आपका टोटल अमाउंट इससे एक्यूमुलेट हो जाएगा। हम इनको ड्राइव नहीं करेंगे इन फॉर्मुलेस को, डेरिवेशन बड़े सिंपल होते हैं, जीपी से प्रूव हो जाते हैं, लेकिन यूजलेस है, टाइम वेस्टेज बहुत होगी और कहीं काम भी नहीं आने आपके। सर नोटेड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, लेकिन लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। चलो कोई नहीं, मैं आपको लॉग टेबल देखना भी सिखाता हूँ। एक क्वेश्चन सबने नोट कर लिया तो मैं आगे क्वेश्चन दे दूं मैं करने के लिए अभी। Yes, sir. ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन बोलूंगा, आप लिखो। मशीन कॉस्टिंग, machine costing is equals to rupees 52,000। estimated life is 25 years। इस मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 25 years है। ठीक है ना, मतलब समझ गए होंगे कि 25 साल बाद इसको रिप्लेस करना होगा। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड, एक फंड बना लिया गया जिसको बोला गया सिंकिंग फंड। अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर a new model of the machine। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिख लो आप फुल स्टॉप करके स्क्रैप वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्वेश्चन हम। स्क्रैप वैल्यू इज ₹2,500, फुल स्टॉप। न्यू मॉडल प्राइस, जब आप न्यू मॉडल खरीदेंगे 25 साल बाद, न्यू मॉडल प्राइस इज 25% हायर। ये माना जा रहा है कि 25% आपका प्राइस हायर हो जाएगा, हायर देन द प्राइस ऑफ द प्रेजेंट वन, हायर देन द प्राइस ऑफ द प्रेजेंट वन। अभी जितना प्राइस है उससे 25% प्राइस आपका हायर हो जाएगा, ये मान के चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट अमाउंट, हमेशा अमाउंट ही पूछा जाएगा, इसमें ध्यान रखना। व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड, व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड, कितना आपको अमाउंट साइड करना होगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के अंत में आपको कुछ पैसा जमा करना है अपने फंड में, अपने प्रॉफिट्स में से, इन द सिंकिंग फंड, सो दैट, और ये भी लिख लो सॉरी, इफ इट एक्यूमुलेट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है, तो इफ इट एक्यूमुलेट्स एट, आपका जो पैसा एक्यूमुलेट होगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.5%।
3.5% per annum compounded annually. Per annum compounded annually. सबसे पहले आप मुझे इस क्वेश्चन में एस बताएंगे, कितना अमाउंट आपको चाहिए उस वक्त। पहले आप मेरे को एस कैलकुलेट करके बताएंगे। $58,500. 58,500. Anybody else? कोई और बताएगा भाई? क्या हमें 25 साल बाद इतने अमाउंट की जरूरत होगी जो आस्था ने बताया? होगा 65,000 होगा ना? 65,000। आप बताओ। Yes, 62,500. 60,500 यही कह रहे हो ना? 62,500. 62,500। ओके, एनीबडी एल्स? मैं बताऊं फिर अब? तो मेरा 65 आ रहा है। आपका 65 आ रहा है। ओके, देखो जो आस्था ने बताया वो ठीक आ रहा है भाई। देखो सिंपल सी बात है, आपका जो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन है पहले तो ये पता करो कितनी होगी भाई, कितना पैसा चाहिए। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, सॉरी भाई, 52,000 की तो अभी आती है, इसमें प्लस करो 25% और 52,000 का, इसको सिंप्लीफाई करो। 52,000 कॉमन हो गया, अंदर रह जाएगा 1 + 1/4, दैट मीन्स 5/4। 4 से ये 52 कैंसिल हो जाएगा 13 बार, 13 पंजे 65, 65,000 की नई मशीन आएगी। लेकिन आपको इसमें से स्क्रैप वैल्यू मिल जानी है, तो आपको एस कितना चाहिए उस टाइम? अमाउंट आपको 65,000 नहीं चाहिए, 65,000 माइनस 2500, आपको उस वक्त पैसा चाहिए होगा 62,500। इतना पैसा आपको एक्यूमुलेट करना होगा। बोलो इतना सही में आता है तो हम आगे चलें? यस सर। ठीक है ना, ये आपका एस हो गया। अब एस इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, ए 7 के अंदर है, और ऐसे आई, ऐसे भी लिख के दिखा देना टीचर को, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये लो ऐसे भी लिख देना, 1 + i -1। एक मिनट रुको जरा, इसको बाहर निकल के जरा वैल्यू पुट करना है इसके अंदर। कौन दे दो इसे? नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एस हो गया आपका 62,500। लॉक टेबल में ओपन कर लेता हूँ। आर मेरे को निकालना है, आर मालूम नहीं। आई आप बता दोगे जरा कितना लेना है? 3.5। 3.5% है, तो 3.5 को ना डिवाइड 100 कर लो, तो ये हो जाएगा 0.035, है ना? तो ये हो गया आई आपका 0.035। इसकी होल पावर में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आएंगी। कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है? हर साल के एंड में देनी है 25 साल तक। 25 ही कर दो ना, यस सर। एंड डिवाइडेड बाय 0.035। अब इसको सॉल्व करना है। इसमें बताओ आपको सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या लग रहा है सॉल्व करना, सबसे मुश्किल जो है? पावर पे 25। पावर 35 ऑब्वियस है भाई, पावर 25 सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए फिर हमको मिलेगा लॉग टेबल, या शायद लॉग की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब मैं आपको ना लॉग टेबल की वैल्यू सिखा देता हूँ, एक बार देख लो भाई आप सब लोग। लेट से ये वैल्यू x है, 1.0 1.035,
होल पावर 25। मान लेते हैं ये जो वैल्यू आएगी ये x है, दोनों साइड पे log अप्लाई करो, log x इज इक्वल्स टू 25 पावर आगे log आ जाएगा 1.035 के साथ। ठीक है, अब मैं आपको लॉग टेबल जब अभी नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ लॉग टेबल दिखने में कैसा दिखाई देगा। 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12, 13, ऐसे ये जाएगा 99 तक। फिर यहाँ पे ना इस जगह पे ऊपर वैल्यूज लिखी होती हैं 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक। फिर यहाँ पे लाइन बनी होती है, डार्क लाइन होती है। फिर यहाँ पे ना मीन डिफरेंसेस होते हैं, इसके बाद ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 से लेकर ये 9 तक होते हैं। ये जो पहली बॉडी होती है टेबल की, यहाँ पे सारी फिगर्स 4 डिजिट की होती है, जैसे 0000, ये 0 के नीचे हो गई, फिर 1 के नीचे सपोज 00001, ऐसे वैल्यूज होंगी सारी 4 फिगर्स की। और यहाँ पे जो ये मीन डिफरेंस कहलाते हैं ये वाले, यहाँ पे जो मीन डिफरेंस होते हैं या तो ये सिंगल डिजिट के होते हैं या डबल डिजिट के होते हैं, ट्रिपल डिजिट के भी नहीं होते। अब आपने क्या करना होता है, जब आप लॉग टेबल देखते हो तो डेसिमल को इग्नोर कर दो, समझो डेसिमल नहीं है, तो फिर क्या है, फिर तो ये 1035 है। अगर डेसिमल नहीं है तो ये 1035 है, तो लॉग टेबल में आएंगे और हम 10 खोलेंगे पहले, तो 10 ये रहा सबसे ऊपर मिल जाएगा। अब 10 के आगे जो नंबर है वो 3 है, तो हम इसी 10 में आगे जाकर देखेंगे 3 में क्या वैल्यू है। मैं लॉग टेबल ओपन कर लेता हूँ अपना, एक मिनट। हाँ, तो मेरा 10 में जो मैं आगे 3 देख रहा हूँ वो है 0120, मैंने रफ पेपर में लिख लिया। तो 10 में मैंने 3 देखा, 0120 हो गया। अब एक और नंबर है आगे 5, ये मेरे को मीन डिफरेंस देखना आगे 5 का, तो इसी रो में आगे जाएंगे और मीन डिफरेंस 5 में देख रहा हूँ 21 दिया हुआ है, तो इसमें 21 आप ऐड कर दोगे तो 0141 हो गया। ये वैल्यू आप यहाँ लिख लोगे, इतना बताएंगे तो मैं आगे चलूंगा। 25 का 25 रहेगा। यस सर। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से मैं फिर से बताता हूँ। देखो पहले हमने जब लॉग टेबल देखा ना तो डेसिमल को इग्नोर करना है, समझो डेसिमल कहीं नहीं है, तो पूरी फिगर को नोट कर लिया 1035। लॉग टेबल ओपन किया, उसमें 10 पे गए, पहले 10 सबसे ऊपर नंबर मिलेगा, टॉप पे मिलेगा। उसके आगे हमने 3 वाली वैल्यू देखी, वो 3 वाली वैल्यू हमारी है सपोज करो 0120। उसके आगे और गए, वहां पे हमने मीन डिफरेंस 5 देखा तो 21 था। अभी हमने दोनों को ऐड कर दिया 0141 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। इतना क्लियर है? यस सर। Yes. अच्छा, अब सुनो डेसिमल की कहानी क्या होती है। डेसिमल के इधर लेफ्ट हैंड साइड पे ये नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है। ये मत देखो डिजिट क्या लिखी हुई है, नंबर ऑफ डिजिट। मुझे तो एक डिजिट नजर आ रही है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है ना। अब जितनी भी डिजिट्स आएंगी उसमें से आपको -1 करना है। अभी नंबर ऑफ डिजिट्स मेरी कितनी है, 1 है, और अगर मैं 1 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 4 डिजिट की फिगर है, इसके 4 डिजिट के फिगर के एक्सट्रीम लेफ्ट में जाकर डेसिमल लगाना है, और यहाँ पे आपने 0 लिखा। मैं इस स्टेप को रिपीट करता हूँ। आपने जो 4 डिजिट की फिगर देखी वहां बीच में डेसिमल कहीं नहीं आएगा, वो 4 डिजिट की फिगर लिख के रहना, उसके एक्सट्रीम लेफ्ट में जाके डेसिमल लगा देना। अब डेसिमल के और लेफ्ट में क्या फिगर आएगी भाई, तो डेसिमल के लेफ्ट में वो फिगर आएगी जो आपने यहां से निकाली है। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे एक डिजिट है और हमें एक ही माइनस करना है हमेशा, तो एक में से एक गया 0.041 इसकी वैल्यू हो गई। फिर से सुनना, अभी अभी खत्म नहीं करूंगा। मेरे को लॉग टेबल में 10.103.5 देखना होता सपोज करो, तो मैं आपसे क्या बोला था मैंने, डेसिमल को इग्नोर कर दो, तो आप इग्नोर कर दोगे, आप कहोगे अच्छा चलो 10.35 देखेंगे, तो 10 में 3 देखोगे, मीन डिफरेंस 5 देखोगे, आंसर तो वही आना है। देखो ये तो वही आएगा। अब आप देखोगे डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, गिन के बताओ कितने डिजिट्स आएंगे। 3। 3। तो आपने डेसिमल तो यहाँ लगा दिया एक्सट्रीम लेफ्ट में, और 3 में से एक माइनस कर दिया तो ये 2 हो गया। तो देखो उसी लॉग का आंसर थोड़ा चेंज हो गया, 2.014। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं थोड़ा सा आसपास का साफ कर देता हूँ जरा। तो 25 मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, ये तो वर्बली हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी बात खत्म नहीं हुई ना, अभी तो लॉग टेबल चल रहा है। तो 25 मल्टीप्लाई करके 0.3525. 0 पॉइंट, चलो मैंने आपका सुन के लिख लिया, 0.3525, ये log x की वैल्यू है।
लॉग एक्स की वैल्यू है, आपको तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप इस वैल्यू का एंटी लॉग देखोगे 0.3525 का। अब एक बार जरा एंटी लॉग टेबल समझो। एंटी लॉग टेबल जब आप ओपन करोगे किसी भी बुक में आपको मिलेगा, मान लो एग्जाम में, तो ये 0.00 से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा, 0.00, 0.01, 0.02 ऐसे चलता जाएगा और लास्ट इसमें होगा 0.99। जैसे लॉग में होता है 99, इसमें होगा 0.99 लास्ट फिगर होती है। बाकी सब कुछ सेम होगा, बाकी सब सेम, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक डिजिट होंगी, यहाँ मीन डिफरेंस भी वही होंगे। अच्छा, अब क्या करना है सुनो ध्यान से। एंटी लॉग जब आप देखोगे तो डेसिमल के साथ 2 डिजिट रीड करनी है आपको, ये देखो ऐसे डेसिमल के साथ। तो आपने क्या रीड किया 0.35, ठीक है। आप इस वाली रो में 0.35 पे आओगे, कहीं ना कहीं तो मिलेगा वो, यहाँ पे आ गए आप। इस इसके सामने आपने देखा 2 लिखा हुआ है, आप 2 के आगे जाओगे और वो फिगर देखोगे क्या है। जैसे मैं आपको देख के बताता हूँ, 0.35 में जब मैं 2 में देख रहा हूँ तो ये वैल्यू मुझे लिखी हुई मिल रही है यहाँ पे 2249। फिर आप इसी रो में आगे जाकर मीन डिफरेंस देखोगे 5 वाला, तो मीन डिफरेंस 5 इसमें है, जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल जैसे लॉग में किया था वैसे आपने इसको भी ऐड कर लिया। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, ऐड करके वैल्यू आ गई, ये मैं रब कर देता हूँ, एंटी लॉग टेबल रब हो गया। अब आप इसमें वैल्यू तो लिख लो, ये वाली 2252। जब लॉग देखा था तो इस 4 फिगर के बीच में कहीं डेसिमल नहीं था, लेफ्ट हैंड साइड पे डेसिमल एक्सट्रीम लेफ्ट पे लगाया था। इसमें ध्यान रखना, एंटी लॉग देखते ही डेसिमल फर्स्ट 2 डिजिट के बीच में आना चाहिए, यहाँ फर्स्ट 2 डिजिट के बिल्कुल बीच में, जैसे 2252 है तो फर्स्ट 2 डिजिट से आपकी 2 और 2 उसके बीच में। और अब ये मल्टीप्लाई होगा 10 रेज टू दी पावर, 10 रेज टू दी पावर क्या, ये जो आपने जीरो छोड़ा हुआ है डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर, ये जीरो है ना, तो ये 10 रेज टू दी पावर जीरो से मल्टीप्लाई होगा अभी। अब 10 रेज टू दी पावर जीरो तो 1 होता है, तो वही आंसर कितना रह जाएगा 2.252। तो फाइनली जिस नंबर को आपने x माना था उस नंबर की वैल्यू निकल चुकी है 2.252। सर डेसिमल की मैं समझ में नहीं आया। मैं फिर बताता हूँ, जब आप एंटीलॉग टेबल देख लोगे 0.35 में गए, वहां 2 देखा, मीन डिफरेंस 5 देखा, फिगर को ऐड किया, 2252 आ गया। 2252 एंटीलॉग की वैल्यू लिखते ही डेसिमल आपका फर्स्ट 2 डिजिट्स के बीच में नजर आना चाहिए, फर्स्ट 2 डिजिट्स के हमेशा। बीच में, ठीक है। और इनटू करना है फिर 10 रेज टू दी पावर किससे, ये जो आपका यहाँ पे एंटीलॉग में जो जीरो लिखा हुआ था ना डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर, ये यहाँ पे आएगा। तो हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद ही लगेगा। हमेशा हर क्वेश्चन में एंटीलॉग में यही करना है आपको। ये मेरा तरीका बताने का थोड़ा सा अलग है, आप किसी और टीचर से पूछोगे शायद वो आपको दूसरे के समझाएं, लेकिन ये सबसे आसान मेथड है लॉग एंटीलॉग को समझने का। तो 10 की पावर 0 कैसे आई? 10 की पावर जीरो, देखो 10 तो हमेशा आएगा, अब ये जीरो कहाँ से लिया है मैंने, हमने एंटीलॉग किसका देखा था जरा एक बार देखो, 0.3525 का एंटीलॉग देखा है हमने, तो ये जो जीरो है ये मैंने यहाँ पे लिया है। अगर मैं इस जीरो को हटा के ना 1 कर दूं सपोज करो, तो ये 10 रेज टू दी पावर 1 हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन में वापस आना है भाई, अभी हमें, अभी तो लॉग और एंटीलॉग की कहानी खत्म हुई है। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये फिगर, इसकी जो वैल्यू है ना, हो सकता है एग्जाम में प्रिंट होके आ जाए 1.03525 की वैल्यू इतनी है भाई 2.252, और नहीं आई तो आपको सीखना तो पड़ेगा ना, इसलिए। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन में। देखो ये जो 0.035 है ये तो मैं पहुंचा दूंगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, 62500 मल्टीप्लाई 0.035 इज इक्वल्स टू कैपिटल आर ब्रैकेट, इतने पार्ट की वैल्यू आप निकाल चुके हो 2.252, उसमें से 1 माइनस कर लो, 1.252 बचा। अब इस 1.252 को इसके डिवाइड में रखो, तो आर इज इक्वल्स टू 62,500 मल्टीप्लाई 0.03235, सॉरी कितना था ये, हाँ मल्टीप्लाई 0.35 एंड डिवाइडेड बाय 1.252। अब ये कैलकुलेशन भी करनी होगी। कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ के बताओ क्या क्लियर है आपको, ये सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें और नहीं है कोई दूसरा कॉन्सेप्ट। यस सर।
तो मैं एक काम करता हूँ, ये आप नोट कर लो पहले, इसका आंसर शायद मेरे पास हो, मैं देखता हूँ। और मैं आपको जब अगला क्वेश्चन दूंगा तो आप मुझे बताते जाना लॉग और एंटी लॉग में आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है? आप मेरे को मान के चलना मैं लॉग टेबल हूँ आपका। और वैसे इसका आंसर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके आएगा 1604 रुपये और 63 पैसे। ये सर ये सॉल्व, सब अप्रॉक्स है ना? हाँ ये 663 अप्रॉक्स, इसको अप्रॉक्स करके आप 1605 रुपये कर सकते हो। भाई 1600 रुपये 1600, लिख सकते हैं? नहीं 1600 नहीं, 5 रुपये कम मत करो ना, राउंड ऑफ करके बढ़ा लो भाई, ज्यादा पैसे जमा कर लो, कम क्यों कर रहे यस सर। हैं? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप नोट कर लो, और आप मुझे जो बोलोगे मैं आपको वो बताऊंगा लॉग टेबल से देखकर, ठीक है? सर हो गया नोट। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। मशीन कॉस्टिंग लिख लो। सर आंसर क्या था पिछले वाले में? 1604.63। तो लेकिन ये सॉल्व करने के बाद तो सर 1700 आ रहा है। बुक पे आंसर ये दिया हुआ है, एक बार देख लो, 1700 आ रहा है, पूरा पूरा सॉल्व हो गया ये। तो 1747 रुपीज। अच्छा, तो एक मिनट, मैंने आंसर सही देखा है ना? क्वेश्चन नंबर 85, यस सर यही आ रहा है इनका तो कैलकुलेटर से भी। कैलकुलेटर से ही आ रहा है, तो पता नहीं भाई ऐसा ना मिसप्रिंट हो, ये हमारा तो इस बुक में आंसर दिया हुआ है 1604 रुपये। ट्राई करके देखो, अगला पता चल जाएगा। वैसे हमने ठीक किया है, कैलकुलेशन भी ठीक है हमारी। एक बार मैं ना लॉग टेबल और चेक कर लूंगा मैं, क्योंकि बहुत बारीक लिखा हुआ है इसमें लॉग टेबल, शायद मुझसे गलती ना हुई हो। आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करके देखो। मशीन कॉस्टिंग 40,000, machine costing rupees 40,000, estimated life 10 years, estimated life 10 years, new machine cost, ये estimate लगाया गया है, new machine cost rupees 52,000, और scrap value, scrap value rupees 4,000। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन वही है, a sinking fund is created in which equal payments are placed at the end of each year। उसमें हम कुछ पैसा डालेंगे हर बार, हर साल के अंत में, और आप लिख लो फंड में पैसा जो आता है, फंड अर्न्स 7% कंपाउंडेड एनुअली। राइट, और आपका क्वेश्चन वही है, हाउ मच शुड ईच पेमेंट बी, हर साल जो पैसा डाल रहे हैं वो कितना होगा। पहले एस निकाल लो, कितना मतलब अमाउंट चाहिए उस वक्त। 48,000। हाँ भाई 52,000 तो है ही, और उसमें 4,000 स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दिया आपने, ठीक है, सिंपल सी बात है, 48,000। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो, आप जो बोलोगे मैं आपको देख के बता दूँ। जो भी डॉक्टर से चाहिए मेरे को बता दें। सर लॉग 1.07 की वैल्यू चाहिए। हाँ, भाई आप मेरे को, आप बोलो कि मैं क्या खोलूँ लॉक टेबल, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा ना आपको, आप मुझे बोलो मैं लॉक टेबल में क्या खोलूँ। तो 10 में 7। 10 में 7, ओके।
तो मैं आपको 10 में 7 बताऊंगा। वो तो आप देखो ना कि क्या देखना है ना। समझो मैं ऑक्टेबल हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो बस आपको 10 में 7 बोलूंगा। रुको फिर। 10 में 7 नोट करो। 0294। 10 में 7 है 0294। और बोलो और क्या चाहिए। मीन डिफरेंस नहीं चाहिए कोई। No, 1। no, sir, we don't need it. ओके ठीक है, तो ये लो वैल्यू मैंने आपको दे दी 0294। करो आगे करो। एंटीलॉग मुझे बोलोगे मैं देख लूंगा वो। So 0.29 in 4. अ, नहीं, अब मैं क्या खोलूँ एंटीलॉग में, आप मेरे को ये बोलो ना सीधा। So 0.29 in 4. 0.29 या 0.029 है, एक बार चेक कर दो। So जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना। मुझे कुछ डाउट लग रहा है, एक बार चेक करना जरा। आपने एक्स किसको माना है जरा एक बार ये बता दो। 1.07 to the power 10. ठीक है, फिर आपने लॉग अप्लाई किया है, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना सही चल रहा है नहीं चल रहा। 10 इंटू लॉग 1.07। 10 इंटू आपने 10 में 7 देखा, और 10 में 7 मैंने आपको बताया कितना था, 0294। तो यहाँ पे आया 0294। डेसिमल एक्सट्रीम लेफ्ट पे गया, और डेसिमल के आगे यहाँ पे एक डिजिट थी तो ये 0 हो गया। फिर 10 मल्टीप्लाई करके ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, 0.294। यही कह रहे थे ना आप? Yes, sir. बिल्कुल ठीक। अब आपको x निकालने के लिए एंटी लॉग टेबल में जाना पड़ेगा 0.29 में। तो मैं आपको 0.29 में 4 बता देता हूँ। 0.29 में 4 नोट करो। 1968। इसका जो एंटी लॉग आ रहा है 1968 आ रहा है। बताओ जल्दी से डेसिमल कहाँ लगाना है। 1.9। 1.9. 1.9। अब इसको इंटू करना है 10 की पावर कितने से, 0. 0 से, यानी 1 हो गया। तो 1.968 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आप इसको पुट करके थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना चाहो तो कर लो, और आंसर बताओ मुझे, तो आंसर चेक कर लेंगे। ये भी अनसॉल्व है मेरे पास। $3,471. 3474 दिया हुआ है इसमें 0.12। मतलब इसमें जो आर की वैल्यू आ रही है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, ये दिया हुआ है ₹3474.12। मतलब आपका 7 1 आ रहा है लास्ट में, इनका 7 4 आ रहा है। तो मेरा भी 3471 बना रहा है। आपका भी 3471 आ रहा है। एक तो बुक बहुत पुरानी है ना, पता नहीं। एनीवेज कोई बात नहीं भाई, बाकी लोग बता दो अगर किसी का मैच हो रहा है तो, या मिस मैच हो रहा है तो। यश और आस्था के अलावा अनुष्का, दीपांशु, जागृति। सर हमने 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई क्यों करा था? ये ना एंटी लॉग का रूल है। देखो, जब आप एंटी लॉग में वैल्यू देख लेते हो, आपने 0.29 में 4 देख लिया, मीन डिफरेंस तो था नहीं कुछ, 1968 आ गया। डेसिमल को तुरंत लगाओ शुरू की 2 डिजिट के बीच में। अब ये डेसिमल यहाँ से कहाँ रिप्लेस होने वाला है, वो डिसाइड करती है 10 टू दी पावर। तो 10 टू दी पावर में 0 कहाँ से लेते हैं हम लोग, 0 ये वाली वैल्यू होती है जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे थी एंटी लॉग देखने से पहले। ये 1 भी हो सकती है, ये 2 भी हो सकती है। तो 10 टू दी पावर उतना ही मल्टीप्लाई करना होगा फिर इसमें। ओके सर। तो आप लोग आंसर बता रहे हो मेरे को, एक बार बताना कितना आ रहा है। 3471। Yes, sir. और पॉइंट में कुछ नहीं आ रहा। 0.004. 0.0 0.04। ठीक है, आंसर एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, मैच नहीं हो रहा, लेकिन बुक में यही दिया हुआ है। एक और ट्राई करो भाई, एक और करते हैं।
सबका हो गया? मैं दे दूं एक और क्वेश्चन? यस सर। तो सर हमें एग्जाम में इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी? देखो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, पता नहीं पेपर किस हिसाब से बनाया जाएगा, लेकिन सिंकिंग फंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो इसका क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है वो कुछ ऐसे फिगर्स रखे क्वेश्चन में जिसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ना हो, ऐसा हो सकता है। अभी तो मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन बढ़ी है काफी। आप कर लो, कोई बात नहीं, इससे ऊपर तो जाएगा नहीं, इससे आसान ही आएगा, कुछ आएगा तो। सर अभी कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करें या खुद से? अभी कैलकुलेटर से कर लो यार। प्रैक्टिस करने की देखो, कोई बात नहीं है ना, कोई वहां पे आएगा तो भी टाइम उतना ही लगेगा, आप करोगे अभी उतना ही लगेगा। तो बेटर अभी टाइम बचा लेते हैं ना प्रैक्टिस करने का, और कुछ यस प्रैक्टिस सर। कर। एक और करोगे। मिस्टर एक्स plans Mr. X plans to send his son for higher studies. After 10 years abroad. मतलब मिस्टर एक्स जो है वो अपने बेटे को बाहर भेजना चाहते हैं 10 साल बाद हायर स्टडीज के लिए। एक्सपेक्टेड कॉस्ट, अब उनको एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट मिल गई है जो उस टाइम उनको चाहिए होगी। एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर दीज स्टडीज टू बी ₹1,00,000। वो एक एक्सपेक्ट मान के चल रहे हैं कि भाई 1,00,000 रुपए की खर्चा आएगा उस वक्त। तो पूरा क्वेश्चन आगे लिख लो। हाउ मच मस्ट ही सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच ईयर? हाउ मच he set aside at the end of each year for 10 years if rate of interest is जब पीरियड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है पर एनम। देखो ये और करके देखो जरा, पता चल जाएगा। वैसे तो हम ठीक कर रहे हैं, कोई गलती नहीं हमारी। मेरे को लॉट टेबल बोल देना जो वैल्यू देखनी है। सर सर 11 में 2 11 में 2 11 में 1। 11 में 2 सर। मैं तो जो आप बोल रहे हैं मैं वो देख के बता दूंगा। मैं 11 में दोनों बता रहा हूँ आपको, लो 1 भी ले लो 2 भी ले लो। सर 1 नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए बस। 2 ही चाहिए, अच्छा जी, तो 2 ले लो। 0492, 11 में 2 है ये। 04, एक मिनट को देखो देख लो। 0, हाँ यही है, बहुत छोटा मिनट है। 0492, हाँ 11 में मैंने आपको 2 बताया ये। सर एंटी लॉग में चाहिए 0.49 इन 2। 0.49 में 2 चाहिए आपको। 0.49 में 2 नोट करो। 3105, 3105 एंटी लॉग में मैंने आपको बताया 0.49 में 2। अच्छा मैं आरडी शर्मा में देख रहा हूँ, यहाँ तो वैल्यूज गिवन है सीधा, आपको लॉग एंटी लॉग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम में वैल्यू गिवन आएगी इसकी, कोई बात नहीं, हम तो कर लेते हैं ना, हमारी भी अच्छी बात है। सर 5700 आ रहा है आंसर। पूरा मतलब कंप्लीट राउंड फिगर? 0.71। इनका आ रहा है 5701.25।
1-1 रुपए का फर्क आ रहा है कहीं ना कहीं। सर हल्का फुल्का तो चलता ही है। हाँ कोई बात नहीं। एक्चुअली बताओ क्या है, ये एंटी लॉग से नहीं कर रहे ना, हम लोग एंटी लॉग से कर रहे हैं, मैं समझ गया। जो मेरे पास बुक है जेके ठकराल वाली, इसमें ना पीछे एक टेबल दिया हुआ है जो अमाउंट ऑफ एन एनुटी का टेबल होता है। तो ये जो एक्चुअल होता है ना, जैसे हम इतना कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे आर के आगे 1+i⁻n-1 डिवाइडेड बाय आई। तो हम लोग लॉग से एंटी लॉग से इसको कैलकुलेट करके बाकी मैनुअली करते हैं। जो ये बीकॉम वाली बुक है उसमें ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके एक साथ दी जाती है, बस आपको आर से मल्टीप्लाई करना रह जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर शायद फ्लक्चुएट कर रहा है थोड़ा सा। अब देखो मैं इनका देखो, इनकी वैल्यू क्या दी हुई है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12, 10 साल। रुको मैं देख के बताता हूं। 10 साल में देखो शायद हमारा फिर आंसर मैच कर जाएगा। कितने सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट का रखा है, 10-15 पेज है। आठ परसेंट तक तो मिल गया, 12% का नहीं मिल रहा इसमें। एनीवेज आपको सेमी तो आ गया ना वैसे तो। यस सर। अब तो Yes. इसमें और कुछ है ही नहीं देखो। तो यही है बस। हाँ बस सिंकिंग फंड में यही है। मैं आपको ना कुछ अभी क्वेश्चन भेज रहा हूँ, रुको हाथ के हाथ भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। आप इन्हें 3-4 क्वेश्चन ट्राई कर लेना कम से कम। मैं क्लिक करके भेज देता हूँ, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी फिर आपकी। और आप रिकॉर्डिंग भी भेज देना एक बारी, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था ना तो दोबारा देखना। श्योर श्योर, रिकॉर्डिंग तो मैं भेज ही दूंगा, 100% भेज दूंगा। सर जो आप संडे को क्लास रखेंगे ना, टाइम बता तो दो मेरे मेरी को थोड़ा सा पहले, अगर कुछ सर मेरी आइडिया है। 5:45 में क्लास होती है, तो उससे पहले कभी भी। हाँ शाम का तो मैं रखूंगा ही नहीं, मैं तो सुबह ही रखूंगा। अब मेरी 12 बजे होती है क्लास। तो 4 बजे देख लो आप। फिर दोपहर में 2-2:30 बजे करीब। यस सर। चलो ठीक है। मैंने कभी आपको ना इसी बुक का देखो ये एक, ये क्या भेज दिया, ये किसने भेजा है? अच्छा दीपांशु ने भेजा लॉक टेबल। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मैंने ना देखो आपको थर्ड क्वेश्चन दिया था 20 में से। उसके पहले मैंने आपको जो पिक भेजी है उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन दिया था। ये आपको 6 क्वेश्चन करने हैं बस, और मैं इनके आंसर ही भेज रहा हूँ। ठीक है आप आंसर चेक कर लेना, थोड़ा बहुत चल जाएगा। वैसे इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, आप 6 कर लेना बहुत है। ठीक है जी, आंसर ही भेज दिए मैंने चेक करने के लिए। ओके सर। ओके जी, चलिए फिर हम मिलते हैं संडे को। टाइम मैं आपको ना संडे के सुबह डाल दूंगा। ओके सर। ओके जी। Thank you, sir. ओके जी, थैंक यू। जय हिंद सर। टेक केयर, जय हिंद जय हिंद।